मिडिवल इंडिया समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस मिडिवल इंडिया में खास बात क्या है कि उस मिडिवल इंडिया का एक ऐसा फेस है जो हिस्ट्री का बड़ा ग्लोरियस फेस कहा जाता है। जो साउथ इंडिया उस समय का था, वी आर राइट नाउ टचिंग द अर्ली मिडिवल इंडिया, जो 800 से लेके 1300 के बीच का टाइम है। इसमें जो साउथ इंडिया था, जो दक्षिण भारत था, वह एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा था। तो मिडिवल इंडिया अगर देखें, जो हमारा मिडिवल इंडिया है, इसका दो इतिहास है, एक नॉर्थ का है, एक साउथ का है। इतिहास नॉर्थ का है, एक साउथ का है, और इन दोनों के बीच में क्लोज कांटेक्ट भी हो रहा था। इससे क्या हो रहा था? संस्कृति प्रभावित हो रही थी। देयर वॉज ए इम्पैक्ट ऑन द कल्चर, संस्कृति पर प्रभाव आ रहा था। अगर हम इस साउथ इंडिया को समझने की कोशिश करें, जो 800 से 1200 का काल है, 800 से 1200 का काल है, अगर हमें 800 से 1200 के समय में जो साउथ इंडिया के किंगडम थे, जिसमें दक्कन, क्या दक्कन, जो दक्कन साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में एक ज्योग्राफी की तरह दिख रहा है, यह बैरियर था या ब्रिज था? So there is first issue to understand the geographical location of the Deccan between North India and South India is whether it is a barrier or a bridge. It is not a barrier, it is a bridge. Then how it is a bridge? जो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में जो एक संबंध हुआ, वह ब्रिज का पहला कंट्रोल ओवर गंगा वैली। जो पहला इशू साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में है, जो एक ब्रिज के रूप में काम करता है उत्तर और दक्षिण के बीच में, इसको हम तीन तरह से देख सकते हैं। जो किंगडम थे नॉर्दर्न दक्कन के, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने प्रयास किया टू स्प्रेड द कंट्रोल एज फार एज द गंगा वैली। जो पहला ही इशू क्या हो गया? जो नॉर्दर्न दक्कन के इलाके थे, जो नॉर्दर्न दक्कन के किंगडम थे, वह इस बात का प्रयास कर रहे थे, दे आर ट्राइंग हार्ड, कि उनका जो एम्पायर है, उनका इन्फ्लुएंस है, बढ़कर कहां बढ़ जाए? वो गंगा वैली तक हो जाए। इज फर्स्ट इशू। सेकेंड इशू, जो रिलीजियस मूवमेंट्स थे साउथ इंडिया के, वह नॉर्थ में, जो रिलीजियस मूवमेंट थे साउथ इंडिया के, यह नॉर्थ की तरफ बढ़ने लग गए। तो साउथ इंडिया के जो रिलीजियस मूवमेंट थे, वह पॉपुलर हो गए नॉर्थ इंडिया में भी। तीसरा, बहुत से ब्राह्मण्स जो सेटल हो गए साउथ इंडिया में आके, मेनी ब्राह्मण्स जो नॉर्थ के, वह इनवाइटेड हुए और सेटल हुए दक्कन में और साउथ में, जिनको की लैंड ग्रांट दी गई, उनको लैंड ग्रांट मिली, दे गॉट द लैंड ग्रांट। तो उनको लैंड ग्रांट मिलने से फर्क क्या हुआ? कि इन लोगों ने यहां की संस्कृति को प्रभावित किया। तो जो किंगडम था इस सब कॉन्टिनेंट का, वह अब कट ऑफ नहीं रहा फ्रॉम ईच अदर, जैसी टेंडेंसी अर्लियर पीरियड में हुआ करती थी। तो कट ऑफ नहीं रहे। इसके पहले की पीरियड में टेंडेंसी थी कि एक क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र के मध्य में उस तरह के संबंध विकसित नहीं होते थे। लेकिन इन तीन कारणों से अब सवाल क्या हो गया? दक्कन बैरियर था, इसको हटा देते हैं। दक्कन वॉज ए ब्रिज बिटवीन South and North. A, control or attempt by Northern Deccan
टू कंट्रोल ओवर गंगा। बी। दूसरा क्या है, जो रिलीजियस मूवमेंट्स थे, कहां के, साउथ के, जो साउथ के रिलीजियस मूवमेंट्स थे, यह पॉपुलर इन नॉर्थ। सी, जो ब्राह्मण सेटल हुए, जो ब्राह्मण्स थे फ्रॉम नॉर्थ, सेटल हुए ब्राह्मण फ्रॉम नॉर्थ, settled at South and Deccan, they got land grant. Answer: A, only A, B, A, B, C, A, B. बन गया? Got the question? सवाल मिला है नहीं मिला? अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन। और फिर मैं बोल रहा हूं, यह सवाल सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में पहली बार किसी और रूप में आया है, मैंने उसको चेंज करके इस रूप में कन्वर्ट किया है, और यह किसी न किसी साल आएगा। आप 2022 से लेके 2027-28 तक देखिएगा, किसी न किसी साल यह सवाल आएगा। यही सवाल किसी और रूप में आ चुका है, उसी को हमने एक नए रूप में कन्वर्ट किया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इसी को और चेंज करो, इसी को और चेंज करो, इस लाइन को आप काट दो, इस लाइन को काट दो, ठीक है ना, इस लाइन को काट दो। अब इसका लैंग्वेज चेंज करो, नॉर्थ एंड साउथ were not cut off as used to be in earlier period. Why? ठीक है, चेंज करो, इसको हटा दो। नाउ पुट द डिफरेंट लैंग्वेज, इसको और चेंज कर दो, नॉर्थ एंड दक्कन एंड साउथ, ये भी कर सकते हो, ये भी कर दो, नॉर्थ और दक्कन कर दो। तो नॉर्थ है, दक्कन है, साउथ है। अब एग्जामिनर का जो मना है वो लिख दे, वो चाहे नॉर्थ दक्कन लिख दे, नॉर्थ साउथ लिख दे, नॉर्थ दक्कन और साउथ लिख दे। were not cut off as used to be earlier. Why? A, control over Ganga Valley, attempt to control by Northern Deccan empires. B, religious movement impacted North. Brahmins settled at South and Deccan, and cultural assimilation. हो गया, बन गया सवाल। द सेम फैक्ट बट द क्वेश्चन हैज गॉट ए डिफरेंट डायमेंशन, कि सवाल एक दूसरे डायमेंशन को प्राप्त कर गया। अब जो पेनिनसुला के, देखिए जब तक हम पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं समझते, हमको बहुत दिक्कत आएगी अपनी सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री को समझने के लिए। तो अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री समझ जाएंगे, अब एक क्या थे, प्रतिहार। ये प्रतिहार क्या थे, ये वेस्टर्न के थे, वेस्टर्न में प्रतिहार थे। ये क्या किया करते थे, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम था पेनिनसुला का, जिसने कोशिश किया टू ट्राई टू कॉन्कर गंगा वैली, वह राष्ट्रकूट था। जो राष्ट्रकूट किंगडम था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम था पेनिनसुला का, मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम ऑफ पेनिनसुला,
पेनिनसुला का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम था, जो राष्ट्रकूट था, जिसने कोशिश की कि पार्ट ऑफ गंगा वैली, जो ये वाला इशू, ये इसको कंट्रोल करने की जिसने कोशिश की, वह था राष्ट्रकूट। अब जब इसने कंट्रोल करना चाहा, तो राष्ट्रकूट को संघर्ष करना पड़ा दो पावरफुल डेस्टिनी के साथ, एक प्रतिहार के साथ, एक पाल के साथ। और जो प्रतिहार और पाल का संघर्ष था, वो क्या था? कंट्रोल ओवर कन्नौज। बड़ा ध्यान सुनिएगा, एक एक लाइन, हर लाइन में सवाल है आपके, हर लाइन में सवाल है। तो राष्ट्रकूट जो थे, जो पहली इशू हमने आपको समझाई कि कैसे दक्कन एक ब्रिज बना, तो गंगा वैली पर कंट्रोल करने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम था, वो राष्ट्रकूट था पेनिनसुला का, जिसने गंगा वैली पर कंट्रोल करना चाहा। अब राष्ट्रकूट के साथ एक समस्या क्या थी कि राष्ट्रकूट को लगातार संघर्ष करना पड़ा दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी साथ, प्रतिहार एंड पाल। अब यह संघर्ष क्यों होता था? यह संघर्ष था जो कन्नौज के ऊपर कंट्रोल के लिए। जो प्रतिहार थे, उन्होंने अंपायर कहां स्टैब्लिश किया? वेस्ट इंडिया में। अब पाल ने ईस्ट इंडिया में। अब एक सवाल आपका और बन गया, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी? यह तीनों कहां कहां से शासन किया करते थे? तो प्रतिहार वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में थे। प्रतिहार कहां थे? वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। प्रतिहार कहां पे थे? प्रतिहार थे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में। पाल कहां थे? ईस्ट में थे। प्रतिहार वेस्टर्न और सेंट्रल में थे और पाल ईस्ट इंडिया में थे। राष्ट्रकूट फाइट कर रहे थे, उन्होंने कई कैंपेन चलाया। द मोस्ट पावरफुल जो साउदर्न किंग थे चोल, और इन्होंने राष्ट्रकूट इनसे भी बड़ा, और राष्ट्रकूट ने चोल से भी संघर्ष किया। तो राष्ट्रकूट का संघर्ष किससे हो गया? अब सवाल फ्री का बनाइए, राष्ट्रकूट का संघर्ष किससे किससे हुआ? ए प्रतिहार, बी पाल, सी चोल। तो राष्ट्रकूटों का संघर्ष भारत में 800 से 1200 के बीच प्रतिहार, पाल और चोल तीनों से हुआ। ये वेस्टर्न इंडिया में थे, सेंट्रल में थे, ईस्ट में थे, और चोल साउथ में थे। चोल कहां पे थे? वह साउथ इंडिया में थे। अब इस संघर्ष का परिणाम क्या हुआ? जो चोल किंग था, वह कहां से कर रहा शासन? वो तमिल से लैंड से कर रहा था। तमिललैंड से शासन चोल साम्राज्य का चल रहा था, और साउथ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट सम्राट चोल साम्राज्य था। अब जो चोल साम्राज्य ने चोल साम्राज्य ने जो साउथ तमिल में थे, यह तंजौर के पास ही लोग अपने आप को स्थापित किए हुए थे, नियर तंजौर। और जो ये चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य को अपनी स्थापना के लिए, अपने को स्थापित करने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ा था पल्लवों से। तो लगातार वह पल्लवों को डिफीट करते रहे और अदर लोकल्स को डिफीट करते रहे। और 11th सेंचुरी में यह साउथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर बन गया। अगला सवाल, विच एम्पायर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर इन 11th सेंचुरी? ए पल्लव, बी पांड्य, सी चेर, डी होयसल। 11th सेंचुरी तक सबसे महत्वपूर्ण एम्पायर कौन से हुए? अब देखिए, इसमें चोल नहीं है, इसमें चोल नहीं है, तो आप यहां पे किसी को हटाइए, ई चोल कर दीजिए। पल्लव, पांड्य, चेर, होयसल, चोला, ये साउथ इंडिया में इन लोगों का एम्पायर था। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एम्पायर 11th सेंचुरी में हुआ, वह चोला हुआ। और यह जो एम्पायर था, जो आज की मदुरई के आसपास था,
तो ऑन जो वेस्ट कोस्ट था किंगडम में, अब इसको हम थोड़ा से मैप से देखते हैं। चलिए भारत का हम मैप बना देते हैं। ऐसे आप भारत का मैप समझिए, जो भारत के मैप का नीचे का कहलाता है, इसको आप देखिए। इसको अगर आप देखने की कोशिश करिए, यहां पर क्या आएगा, पांड्य। यहां पर क्या, यहां पर पांड्य आ गया। यहां पे क्या आ गया, चेर। यहां पर पांड्य आ गए और यहां पर चेर आ गए। यहां पे आ गए पल्लव। चेर आ गए, पांड्य आ गए और यहां पर पल्लव आ गए। और यहां पर आए चोल। चोला सबसे बड़ा जो एरिया आपको दिख रहा है, यहां पर चोल का आपको दिखाई पड़ा है। यहां पर है आपके लेटर चालुक्स। यहां पर आपके हैं लेटर चालुक्यास। यहां पे आप कौन है, लेटर चालुक्यास है। यहां पे आपके हैं काकतीय। यहां पर लेटर चालुक्य हो गए, चेला हो गए, पांड्य हो गए, चेर हो गए, यहां पर हो गए काकतीय, और यहां पर हो गए यादव। यहां पर क्या आ गए, यादव आ गए। अब आप एक सवाल बनाइए। सवाल आप क्या बनाएंगे, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। नॉर्थ से साउथ चलते समय कौन कौन से साम्राज्य पड़ते हैं, ए यादव, बी चालुक्य, सी चेरा, डी पांड्या। अब आंसर बनाइए, ए बी सी डी, ए डी बी सी, ए सी डी बी। गॉड क्वेश्चन, कि जब आप नॉर्थ से साउथ चलेंगे तो कौन कौन से साम्राज्य आपके पड़ रहे हैं। क्लियर हो गया, ये सवाल भी आ सकता है। दिस क्वेश्चन कैन कम, इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन इफ यू वांट टू सी, कि आ सकता है आपके एग्जाम में। अब चलिए इस पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझने के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, एक आप सोचिए, यहां पे अरेबियन सी है। अरेबियन सी आप याद रखिए, क्योंकि हम चोल पढ़ाएंगे तो आपको अरेबियन सी के बारे में समझना पड़ेगा, कैसे अरेबियन सी में। और यहां पे है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल क्या थी, चोलों की एक नदी बन गई थी, ये कहा जाता है। तो इसको हम जब आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको भी हम समझने की कोशिश निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि यहां से हमको बहुत सी इंटरेस्टिंग जानकारी प्राप्त होगी। अब जो हाँ, दिख रहा है। अब जो उस समय के साम्राज्य थे, उन साम्राज्यों को अगर हम देखने की कोशिश करें तो उस समय के साम्राज्य में वेस्ट कोस्ट में क्या था, जो अपना ये मैप बना था, इस मैप में यहां चेर थे, तो यहां थे वेस्ट कोस्ट में थे। तो वेस्ट कोस्ट में कौन से थे, चेर थे। जो अपना वेस्ट कोस्ट था, वेस्ट कोस्ट में चेर हुआ करते थे। लेकिन 12th सेंचुरी में कुछ किंगडम डिक्लाइन करने लगे, और राजपूत ने जो राजपूत हैड मीन जो राजपूत थे सक्सीडेड बाय द डायनेस्टी ऑफ द चालुक्य। तो राजपूत सक्सीड किससे किए, राजपूत सक्सीडेड बाय द लेटर चालुक्यास। और इन्होंने ओवरथ्रोन किया, और ये ओवरथ्रोन हुए बाय यादवास। यादव कहां के थे, एक सवाल और भी आता है कि यादव का, ए यादव, अब ये करते ए बी सी
कि कौन सी किसकी राजधानी थी। यादव की देवगिरी, काकती वारंगल के थे, होयसल द्वार समुद्र के थे। तो यह जो राष्ट्रकूट थे जिन्होंने लेटर चालुक्यास को हरा के अपने आप को स्थापित किया, और वह बाद हुए जो राष्ट्रकूटा है सक्सीडेड बाय द डायरेक्ट चालुक्यास ऑफ 7th सेंचुरी एंड देयरफॉर कॉल्ड, इनको हिस्ट्री बोलते हैं लेटर चालुक्यास, और यह है ओवरथ्रोन किए गए बाय यादवास। यह जो राष्ट्रकूट थे यह ओवरथ्रोन किए गए यादवास के साथ, जो कहां के थे, जो देवगिरी के थे। जो मॉडर्न दौलताबाद है महाराष्ट्र का, आप बोल सकते देवगिरी कहां पे है, महाराष्ट्र में है। देवगिरी कहां पे है, यह महाराष्ट्र पे है। जो काकती थे, काकती कहां थे, वारंगल में थे। ये कहां है, आंध्र प्रदेश में है। आपको ज्योग्राफी क्लियर होनी चाहिए। काकती वारंगल में है, वारंगल कहां पे है, जो है कहते हैं आंध्र प्रदेश है। और होयसल ने रूल किया, जो काकती है वारंगल के है, और होयसल ने जो होयसल था रूल किया है द्वार समुद्र से। ये कहां पे है, यह मैसूर के पास है। होयसल कहां पे है, मैसूर के पास है। अब हम आते हैं चोल किंग पर। चोलों का जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा था, पहला राजा, वह विजयालय था। तो जो प्रारंभिक चोल थे उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण राजा था वह विजयालय था, 846 टू 871। इस टाइम फ्रेम के दौरान उसने काम किया हुआ था। तो विजयालय जो सबसे महत्वपूर्ण राजा था उसका टाइम फ्रेम था 846 टू 871। विजयालय के बाद आता है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम, परांतक प्रथम को मदुरई कोंडा भी कहा जाता है। दिख रहा ना साफ साफ, शायद कम दिख रहा है, एक मिनट, वन मिनट। ठीक हो गया, बेटर, इट्स फाइन, यस यस। जो परांतक प्रथम था, विजयालय 840। अब ये क्या है, चोल राजाओं का कार्यक्रम। चोल राजाओं के बारे में याद करना बहुत जरूरी, से सवाल आते हैं। चोल राजाओं का क्रोनोलॉजी। तो पहला क्या था, विजयालय था, जिसका टाइम 846 847 था, और विजयालय ने तंजौर को जीता। विजयालय कॉन्कॉर्ड तंजौर, विजयालय ने तंजौर को जीता। ही हैज कॉन्कॉर्ड द तंजौर। विजयालय से ज्यादा महत्वपूर्ण शासक था परांतक प्रथम। उसने जीता जो लैंड ऑफ पांड्यास थी। परांतक प्रथम ने जीता लैंड ऑफ पांड्यास। जो पांड्यास की जमीन थी, आपने भी मैप पे देखा, उसको परांतक प्रथम ने जीत लिया। और उसने मदुरई कोंडा की उपाधि धारण की। यह भी सवाल हो गया कि मदुरई कोंडा की उपाधि किसने धारण की थी। इसका मतलब क्या हुआ, मदुरई क्या विजेता, कॉन्करर ऑफ मदुरई। मदुरई का विजेता। इसकी टाइटल क्या हो गई, कॉन्करर ऑफ द मदुरई, मदुरई का विजेता इसकी टाइटल हो गई। लेकिन परांतक प्रथम को हरा दिया था राष्ट्रकूट किंग कृष्ण द्वितीय ने। He was defeated by राष्ट्रकूट किंग कृष्ण द्वितीय। अब इस पर एक सवाल बन जाएगा, इन फैक्ट्स को आप मिलाइए तो एक सवाल बन जाएगा कि परांतक प्रथम की टाइटल मदुरई कोंडा थी, उसने मदुरई को जीता था, उसने पांड्यों की लैंड को पर उसने विजय प्राप्त की, और उसको राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय ने पराजित किया था। 3 फैक्ट आ गए।
यू एड दीज फैक्ट्स, यू विल गॉट ए क्वेश्चन वेरी इजीली, आपको सवाल एक तुरंत मिल जाएगा। दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? अभी आई एम बिट फास्ट। नो दिक्कत, वेरी नाइस वेरी नाइस। अगर फास्ट हो तो आई कैन स्लो डाउन, नो आई हैव नो इशू इन दैट प्रॉब्लम। ओके ओके, चलो ओके, चलिए। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बड़ा मैंने इसको एक स्ट्रक्चर करने की कोशिश की, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लोग पूरा लेक्चर सुन लेंगे। अब परांतक ने रियलाइज किया, अब एक सवाल क्या आ गया, वाई परांतक इनकरेज एग्रीकल्चर, परांतक ने कृषि को बढ़ावा क्यों दिया? यह सवाल आपके प्रीलिम्स का भी बन चुका है और मेंस का बन चुका है। अब परांतक ने यह क्यों, कि परांतक ने रियलाइज किया कि वह तब तक वॉर में सक्सेसफुल नहीं होगा अगर वह एक स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं होगा। He need to develop a strong kingdom if he want to have success in the war. उसका किंगडम स्ट्रॉन्ग कब होगा? अगर लोगों के पास ये स्ट्रॉन्ग किंगडम कब होगा? When people happy. पीपुल हैप्पी कब होंगे? जब उनको फूड एंड नेसेसिटीज प्राप्त होंगी। पीपुल हैप्पी कब होंगे? जब उनको फूड और जीवन की नेसेसिटी प्राप्त होगी और वेल गवर्न एम्पायर होगा। जो एम्पायर है वह वेल गवर्न होगा, इसलिए उसने एग्रीकल्चर को इनकरेज किया। दैट्स व्हाई ही इनकरेज्ड एग्रीकल्चर। अब देखिए, ए बी सी डी सारे मिले हुए हैं, तो बड़ा आसान सा सवाल है कि परांतक ने एग्रीकल्चर को किस तरह से इनकरेज किया। अब समस्या क्या थी? क्या एग्रीकल्चर को इनकरेज करना आसान था? इज इट इजी? वॉज इट इजी? क्या यह आसान था? अगर हम यह समझने की कोशिश करें, जो उसकी कुछ लैंड, सम ऑफ द लैंड क्या थी? रॉकी थी, पथरीली थी। सम ऑफ लैंड क्या थी? रॉकी थी। उसकी कुछ जमीन रॉकी थी, पथरीली थी। अब पथरीली जमीन को कैसे उपजाऊ किया जा सकता है? जहां पर क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकती हैं, क्रॉप्स नो ग्रो। पथरीली जमीन है, वहां पर क्रॉप्स का ग्रोथ नहीं हो सकता है। दूसरा, जो इरिगेशन वाटर है वह कैसे जाएगा? अगर पथरीली जमीन है, क्रॉप्स नहीं हो सकते हैं और इरिगेशन वाटर को ले जाना आसान नहीं है, तो दिस प्रॉब्लम ऑफ इरिगेशन वाटर फॉर द फील्ड। जो नदी के पास थे वहां तो वाटर का इस्तेमाल हो सकता था, बट अदर प्लेसेस वाटर हैज टू बी कलेक्टेड एंड स्टोर। जहां पर जो रिवर के पास थे वहां तो दिक्कत नहीं थी, बट अदर प्लेसेस आपको क्या करना होगा? आपको वाटर को स्टोर करना होगा। आपको वाटर को स्टोर करना होगा ताकि यूज किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए उसने वाटर का कलेक्शन और स्टोरेज स्टार्ट किया और इरिगेशन कैनाल को उसने इरिगेशन कैनाल, जो उसने सिंचाई की नहरों को बनाने का काम शुरू किया और उसने इरिगेशन कैनाल बनाया ताकि जो वाटर है वह फील्ड तक पहुंचाया जा सके। अब इन कारणों के कारण उसने एक बड़ा साम्राज्य बनाया।
अब सवाल क्या हो गया? परांतक प्रथम ने चोल को एक बड़ा साम्राज्य कैसे बनाया? परांतक प्रथम ने चोल को एक शक्तिशाली साम्राज्य कैसे बनाया? एग्रीकल्चर को इनकरेज करके। आप इन सारी चीजों को ऐड करिए, एक सवाल आप और बढ़ा सकते हैं। वह क्या समस्याएं थीं जिन समस्याओं से परांतक प्रथम संघर्ष कर रहा था? वॉट वेयर द इश्यूज विथ विच द परांतक प्रथम वॉज स्ट्रगलिंग टू मेक ए बिग एम्पायर? तो आप अगर यह याद कर ले जाएंगे, ज्यादा फैक्ट नहीं है, 4 ही 5 पॉइंट है, आप इसको आराम से लिख ले जाएंगे। क्लियर हुआ? अब उसके बाद परांतक प्रथम के बाद 2 राजा आते हैं, राजा प्रथम एंड राजेंद्र। ये 2 महत्वपूर्ण राजा आते हैं चोल काल में। ये 2 एक साम्राज्यवादी शासक थे, इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। राजेंद्र का एक ब्रिलियंट कैंपेन था जो कई डायरेक्शंस में हुआ। उसने अटैक किया किंगडम ऑफ पांड्या एंड चेरा। राजा जो राजेंद्र प्रथम था, इसने पांड्य और चेरा पर अटैक किया। पांड्य शासन, पांड्य राज्य पे और चेर पर अटैक किया, और उसने एक कैंपेन किया नॉर्थ वेस्ट इन द दक्कन। उसने एक और कैंपेन किया नॉर्थ वेस्ट। तो आप देखिए राजेंद्र प्रथम के कैंपेन कौन कौन से थे। उसने एक और कैंपेन किया नॉर्थ वर्ड्स में, उत्तर की दिशा में उसने एक और कैंपेन किया। कहां पे किया? इन द दक्कन रीजन ऑफ बेकी, दक्कन में, इन दक्कन रीजन ऑफ वेंगी रीजन में उसने एक और अपना कैंपेन किया, जो आजकल ये कहां पड़ता है? मॉडर्न आंध्र प्रदेश में है। मॉडर्न आंध्र प्रदेश में यह वेंगी पड़ता है, वहां पर उसने एक अपना अभियान चलाया। अब यह अभियान उसने क्यों चलाया? ही फॉर दिस कैंपेन, इस बात को प्रूव करने दे स्ट्रेंथ ऑफ चोला पावर। व्हाई ही डज दिस कैंपेन? व्हाई राजेंद्र हैज डन these campaigns? आंसर क्या होगा? राजेंद्र ने यह कैंपेन क्यों किया? आंसर क्या हो गया? वह प्रूव करना चाहता था स्ट्रेंथ ऑफ द चोला पावर। अब राजा के साथ खास बात क्या था? राजा के साथ खास बात क्या था कि जो राजा था उसको नेवल पावर का पता था। राजा को नेवल पावर का पूरी तरह से पता था। उसको ये पता था कि अगर नेवल पावर स्ट्रांग होगी और हम अगर सी को कंट्रोल कर सके, अगर सी कंट्रोल हो गया, ही वॉज अवेयर कि इफ ही इज एबल टू कंट्रोल द सी, तो उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो उसको इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग द सी का पूरी तरह से एहसास था, और उसने यह रियलाइज किया कि अगर वह अपनी स्ट्रेंथ को along the coast of साउथ इंडिया इस्टेब्लिश कर ले गया तो उसके लिए बहुत आसानी होगी। तो वह जो सी कोस्ट पर, अगर उसके सी जो साउथ इंडिया के सी कोस्ट के लॉन्ग थे, अगर वहां पर वह अपनी ताकत को बढ़ा सका, ही इज एबल टू कंट्रोल दैट एरियाज, तब उसकी शक्ति बड़ी विस्तारित हो जाएगी। इसीलिए उसने नेवल एक्सपेडिशंस किया और अटैक किया सीलोन एंड मालदीव आइलैंड्स। सवाल क्या हो गया? Why he attacked Ceylon and Maldive Islands? अब जो सीलोन और मालदीव आइलैंड्स का हुआ है, क्या है? जो राजा के समय था, अगर हम देखें उसने इन जगहों पर आक्रमण क्यों किया? What's the reason to attack?
What is the reason to attack on the Ceylon and Maldive Island? जो कोस्ट थे केरला, सिलोन एंड मालदीव के, आइसलैंड के, वह एक्सट्रीमली रिच थे ट्रेड के कारण। ट्रेड, यह बड़ा पेट सवाल था जो पहले यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शन आया था तो बहुत पूछा करते थे। तो पहला क्या था, उसने क्यों अटैक किया? पॉइंट नंबर 1 कि जो उस समय के कोस्ट थे केरला के सिलोन और केरला, सिलोन और मालदीव आइसलैंड के, वह बहुत एक्सट्रीमली रिच थे। क्यों थे? कि जो मनी आती थी वहां से ट्रेड से, और इंडिया सेंट मेनी थिंग्स टू वेस्टर्न एशिया, और यहां से भारत वेस्टर्न एशिया में बहुत सी चीजें भेजता था। वहां से भारत वेस्टर्न एशिया में बहुत सी चीजें भेजता था, जिसमें टेक्सटाइल थे, स्पाइसेस थे और प्रीशियस स्टोन थे। और जो लोग थे जो वेस्टर्न एशिया से आते थे ट्रेड करने, वह कौन से थे? अरब मर्चेंट्स थे। एक तो भारत बेचता था और दूसरा वेस्टर्न एशिया से अरब मर्चेंट्स आया करते थे इंडिया में। तो एक जो ट्रेड चला करता था, उस ट्रेड में जो अरब आते थे, बहुत से जो अरब्स थे वह वेस्ट कोस्ट पे सेटल कर गए थे। दे सेटल्ड ऑन द वेस्ट कोस्ट। अरब वेस्ट कोस्ट में आके वो सेटल जो वहां पे वेस्ट कोस्ट में जो टाउन्स थे वहां पर सेटल कर गए थे, और यहां वो पीसफुली रहते थे और लोकल लोगों से शादी कर लिया करते थे। अब चूंकि यह लोग बड़े प्रेम से हार्मोनी में रहा करते थे और वह वेल्थ लाया करते थे इंडिया, जो अरब्स थे वह इंडिया में वेल्थ लाया करते थे, सेटल कर गए थे, यहां शादी कर लिए थे, तो इंडिया में वह ट्रेड से वेल्थ लाया करते थे। तो यहां पर एक समृद्धि संपदा का विकास हो रहा था, और साथ साथ यह जो लोग थे, जो अरब थे, ये बड़े रिस्पेक्टेड लोग हुआ करते थे। दे वर वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन इन द इंडिया, जो सेटल करके यहां से करते थे। और जो किंगडम थे चेर, मालदीव आइसलैंड एंड सिलोन, अब जो किंगडम चेर, मालदीव, सिलोन, ये जो 3 महत्वपूर्ण किंगडम थे, जो चेरास के थे, मालदीव ऐसे सिलोन के थे, यह क्या थे? यह तीनों ट्रेड के मेन सेंटर थे। यह तीन के तीनों ट्रेड के मेन सेंटर थे। दे वेयर द मेन सेंटर ऑफ द ट्रेड। यह व्यापार के सबसे मुख्य बिंदु हुआ करते थे। अगर इन एरियाज को जीत लिया जाएगा तब क्या होगा? जो इनकम है वेस्ट एशियन ट्रेड से, वह चोल किंगडम में आ जाएगी। तो जो इनकम है, यह अंतिम आया, इनकम वेस्ट एशियन ट्रेड will come to चोला किंगडम। पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद यह अंतिम आंसर है। क्लियर हो गया? और यू वांट टू रिपीट मी? बताइए, क्लियर है? और यू वांट टू रिपीट मी? टेल मी फास्ट। वेरी गुड। और बताओ, क्लियर हो गया? कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हुआ? देखिए, यह सवाल आसानी से सही नहीं होगा, अनलेस अंटिल यू हैव ए कंट्रोल ऑफ दिस, सवाल सही नहीं होगा। तो इस तरह जो ट्रेड हुआ, जो कहते हैं यह जो वेस्ट एशिया से जो इनकम है वो भारत आनी चाहिए, इसको ध्यान में रखकर इन्होंने यह कार्य का संपादन किया। इन्होंने, आई थिंक इट्स ए क्लियर। अब राजा ने इन जगहों पर अटैक तो जरूर किया, लेकिन वह बहुत लंबे समय तक इन पर कंट्रोल नहीं कर सका। He was not able to control
देम फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो राजेंद्र का राजा का बेटा राजेंद्र था वह और ज्यादा एम्बिशियस था। उसकी जो आर्मी थी उसने मार्च किया ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में थ्रू 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 ओडिशा, और वह गंगा रिवर तक गया और यहां पर इसने पाल राजाओं को थ्रेटन किया। और राजेंद्र का एक जो नॉर्थ इंडिया कैंपेन है वह समुद्रगुप्त की तरह का है। जिन रास्तों से समुद्रगुप्त साउथ इंडिया में गया था, the path which Samudra has chosen to reach South India, from that path, the Rajendra has chosen to approach to the North India. और राजेंद्र का जो नॉर्थ इंडिया कैंपेन है इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। तो आप दो तीन चीज राजेंद्र बारे में याद कर सकते हैं कि उसकी आर्मी ने ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया को मार्च किया, थ्रू उड़ीसा किया, उसने पाल राजाओं को डराया। जो राजेंद्र का नेवल कैंपेन था ये हो गया राजेंद्र का एक मिलिट्री कैंपेन। क्या मतलब है? राजेंद्र से नेवल कैंपेन। जो राजेंद्र का एक नौसैनिक अभियान था जो उसने नेवल कैंपेन किया, उस नेवल कैंपेन में राजेंद्र ने जो नेवल कैंपेन किया राजेंद्र ने वह साउथ ईस्ट एशिया तक हुआ। आप ध्यान रखिएगा, राजा ने कौन से किया, राजेंद्र ने कौन से किया। यह साउथ ईस्ट एशिया तक हुआ। साउथ ईस्ट एशिया तक उसका कैंपेन हुआ और कई शताब्दियों तक जो इंडियन मर्चेंट्स थे हैड बीन ट्रेडिंग विद वेरियस पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। जो यह ट्रेड था, दिस ट्रेड हैड आल्सो स्प्रेड साउथ चाइना, और जो ट्रेड था यह साउथ चाइना तक फैला हुआ था। इट वॉज स्प्रेड अप टू साउथ चाइना। तो इसका जो नेवल कैंपेन था, इस नेवल कैंपेन में एक व्यापारिक दृष्टिकोण आपको दिख रहा है कि जो कैंपेन जो साउथ ईस्ट एशिया में हुआ है उसका कारण आप देखें तो कई शताब्दियों से जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो ट्रेड किया करते थे जो वेरियस पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया था, और यह ट्रेड फैला हुआ था सदर चाइना तक। अब जो इंडियन गुड्स थे वह जाया करते थे शिप के द्वारा साउथ चाइना में, और कार्गो वापस आता था नॉट ओनली फ्रॉम चाइना बट ऑल्सो फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। तो जाते थे, जो कार्गो था वह चाइना से भी आता था और साउथ ईस्ट एशिया से भी आया करता था। और जो इंडियन शिप था वह पास कहां से करता था, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो जो शिप जाया करता था वो पास कहां से करता था, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब हम लोग पहुंच रहे हैं एग्जैक्ट पॉइंट पे। तो जो शिप था जो साउथ ईस्ट एशिया से होता हुआ चाइना जाया करता था, वह जो शिप कार्गो जाता और आता था यह कहां से पास करता था, यह पास करता था स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। अब नाउ स्टेट ऑफ मलक्का है वह किसके कंट्रोल था, वह श्री विजय एम्पायर के कंट्रोल में था। इट वॉज अंडर कंट्रोल टू द श्री विजय एम्पायर। जो श्री विजय का राज था उसके कंट्रोल में स्टेट ऑफ मलक्का हुआ करता था, और जो श्री विजय एम्पायर को हराने की जरूरत पड़ गई तो जो मर्चेंट ऑफ श्री विजय थे वह इस बात को महसूस कर रहे थे कि if they would take over this trade they would get the made profit। तो जो श्री विजय के जो ट्रेडर्स जो थे श्री विजय के, वह यह फील्ड कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि अगर वह इस ट्रेड पर कब्जा कर लें तो इस ट्रेड पर कब्जा करने का फायदा क्या होगा, वह ज्यादा अमीर होंगे। तो ट्रेडर्स ने क्या किया, दिक्कत पैदा करनी शुरू की। दे स्टार्टेड इंटरफियरिंग। तो जो श्री विजय के ट्रेडर्स थे उन्होंने इस जो भारत का जो ट्रेड था जो चोल से चलता था, साउथ एशिया चाइना आता था, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरता था, उसमें उन्होंने दिक्कत करनी शुरू की।
तो जो इंडियन शिप थे उनको डिफिकल्टीज देने लग गए। तो जो इंडियन मर्चेंट्स थे तो इंडियन मर्चेंट्स ने अपील किया टू राजेंद्र चोल। इंडियन मर्चेंट्स ने राजेंद्र चोल से अपील किया। दे हैव अपील टू द राजेंद्र चोल। जब उन्होंने राजेंद्र चोल से अपील किया तब राजेंद्र चोल ने एक अपनी हैवी नेवी भेजी, अपना एक बड़ा नौसैनिक दस्ता भेजा, और जो शिवजय एम्पायर की फोर्सेस थी वो डिफीट हो गए और वह एग्री कर गए कि इंडियन शिप जो है स्टेट से सेफली ट्रेवल करेंगे। जो स्टेट ऑफ मलक्का है वहां से इंडियन शिप सेफ ट्रेवल करेंगी। तो इस कारण से श्रीविजय साम्राज्य को हराना जरूरी था। तो आप कह सकते हैं कि राजेंद्र इसलिए सामने आया कि ही वांट टू हेल्प द मर्चेंट्स बिकॉज, अब देखिए एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए कि राजेंद्र ने मदद क्यों की। वाई किंग केम टू रेस्क्यू, वाई किंग केम टू रेस्क्यू द मर्चेंट्स, व्हाट इज द रीजन? When they appealed to the king, why king immediately replied? उसका रीजन क्या था? जो प्रॉफिट्स बनता था इस ट्रेड से, मेनी ऑफ देम वेयर फ्रॉम द, चूंकि जो मर्चेंट्स थे बहुत से चोल किंगडम के थे, और जो रेवेन्यू बनता था उस रेवेन्यू से चोल किंगडम को फायदा होता था। चोल किंगडम के रेवेन्यू में यह हेल्प क्या करता था? टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ चोल किंगडम। चोल किंगडम का रेवेन्यू इससे इंक्रीज हुआ था। तो नेवल कैंपेन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, वाई? दिस इज आंसर। Why there was a naval campaign to Southeast Asia? This is the reason to have a naval campaign to Southeast Asia. क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? इसके बाद ऋतिक क्या करना, लेक्चर को काट देना। 46 मिनट हो गया है। जो अगला लेक्चर होगा 30-40 मिनट का, उसको आप लेक्चर 2 कर देना। तो नाउ एट द 46 मिनट